तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अभी ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी कहाँ छुपे हैं, हमें ढूंढना मारना मेरे लिए बड़ा आसान काम है। फिर उसके बाद ईरान को यह धमकी भी दी कि सरेंडर कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। फिर यह भी कहा कि हम 2 हफ्ते के बाद यह तय करेंगे कि ईरान के साथ क्या करना है। मतलब धमकी वमकी सब। अब मैं थोड़ा सा आपको दुनिया के किसी भी देश का नाम लीजिए और अगर वहाँ कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है तो बस याद कीजिए। अफ़गानिस्तान हो, इससे पहले इराक हो, सीरिया हो, अभी हाल की बात कर लीजिए ना, इंडिया पाकिस्तान, जब दोनों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दूसरे पर ड्रोन से और बाकी चीज़ों से हमला हो रहा था, तब यही डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो अब तक शायद 19-20 बार बोल चुके हैं कि ये जंग हमने रुकवाई, सीज फायर हमने रुकवाई। बार बार भारत ये कह रहा है कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान ने पहल की, उनके डीजीएम जो भी हैं उन्होंने कहा, उसके बाद वो गिड़गिड़ाए, हमने जंग रोक दी। लेकिन ट्रंप साहब लगातार 19-20 बार से कंटिन्यू कहे जा रहे हैं कि हमने रोका, हमने ट्रेड की धमकी दी, तब ये दोनों देश मान गए और ये जंग रुक गई। क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोई गड़बड़ हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपने सोचा हमेशा अमेरिका वहाँ क्यों कूद जाता है? चाहे सीरिया हो, ईरान, इराक, इससे पहले लेबनान, मिडिल ईस्ट के देश, अफ्रीका के देश, वेनेजुएला, कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो रहा हो, वहाँ अमेरिका अपनी दादागिरी करने के लिए चला आता है। कभी आपने इसकी वजह सोची है? जैसे होता ना, बचपन में हम लोग स्कूल कॉलेज में देखा करते थे, 2 गुट में लड़ाई हो गई, कोई तीसरा दबंग आता था और वो दादागिरी करके फिर अपने हिसाब से फैसला सुनाता था। या फिर जो क्रिमिनल गैंगस्टर होते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो वही काम तो अमेरिका कर रहा है भाई, जिससे तुम्हारी सरहद तक नहीं लगती, बॉर्डर तक नहीं लगती, हज़ारों मील दूर वो देश है, वहाँ उन 2 देशों के बीच में कुछ हो रहा है और आप बीच में कूद जाते हो, मतलब हर जगह। तो आखिर इस अमेरिकी दादागिरी की वजह क्या है? और ईरान और इजराइल के बीच जो अब चल रहा है, तो इसमें भी अमेरिकी दादागिरी की वजह क्या है? तो सिर्फ एक वजह है। वो एक वजह जिससे अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाता है, वो एक वजह जिसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर है, और वो एक वजह जिस दिन ख़त्म हो गई, अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा, दादागिरी ख़त्म हो जाएगी। और वो एक वजह है अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी करेंसी। वो अमेरिकी करेंसी जिससे पूरी दुनिया में 96% ट्रेड या बिजनेस या व्यापार होता है, जिसके लिए लेन देन के लिए डॉलर का इस्तेमाल करती है। हम भी दुनिया के बाकी देशों से कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी देश, तो करेंसी की जो मान्यता है वो ज़्यादातर 96% डॉलर में ही व्यापार होता है। तो हर देश डॉलर अपने पास रिजर्व करके रखता है। जिस देश के पास डॉलर रिजर्व नहीं है, उस देश को कहते हैं कि या तो कंगाल है या कि कर्जदार है। तो जिस दिन इस डॉलर का रुतबा ख़त्म हो गया और इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर कोई और करेंसी आ गई, अमेरिका गया, फिर दादागिरी ख़त्म। लेकिन क्या ये हो सकता है? आज की कहानी कई ऐसी चीज़ों के साथ समेट कर लाया हूँ कि इसको आप समझेंगे तो फिर सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अभी 2024 की बात है, ब्रिक्स की एक समिट हुई थी। ब्रिक्स के जो देश शामिल हैं उनमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान और कुछ को इनवाइट किया गया था, जिसमें यूएई थे, इजिप्ट और इथोपिया। तो इसी ब्रिक्स समिट में 2024 में, जिसके मेंबर रशिया भी है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक करेंसी को प्रपोज किया था, ब्रिक्स करेंसी। यानी इस ब्रिक्स से जुड़े हुए जितने देश हैं इन सब की एक करेंसी होगी। ये जो करेंसी आप देख रहे हैं, ये वही है जो एक प्रपोज किया था पुतिन साहब ने। और ब्रिक्स के मेंबर के अलावा बहुत सारे और देश ने भी कहा था कि ठीक है, हम भी इसको मानेंगे। अब इस करेंसी का मतलब क्या था? इस करेंसी का मतलब ये है कि दुनिया के ये जो ब्रिक्स के मेंबर हैं और बाकी देश इनके साथ जुड़ेंगे, उनके व्यापार का लेन देन ब्रिक्स की करेंसी में होगा, न कि डॉलर में। तो डॉलर का रुतबा तो वैसे ही ख़त्म होगा,
फिर धीरे धीरे क्या पता दुनिया के बाकी देश भी ब्रिक्स की करेंसी को अपना लें। अब इसमें इंडिया भी था, लेकिन ये ऑफर करके कि इस करेंसी को हम चालू करेंगे, एक तरह से ब्रिक्स के देशों ने अमेरिका से पंगा भी लिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि जो भी ब्रिक्स की करेंसी लाने और डॉलर को मात देने की कोशिश करेगा उसके ऊपर वो 150% टैरिफ लगा देंगे। आजकल टैरिफ का चल रहा है, मतलब टैक्स। अब ब्रिक्स की इस करेंसी, किसी भी दुनिया की जो करेंसी होती है उसको कंपेयर करते हैं दूसरे करेंसी से। जैसे हम लोग करते हैं ना कि $1 इंडियन करेंसी में कितना हुआ, आजकल जैसे 86 रुपीज़ है पर डॉलर, हमारा वैल्यू काफ़ी गिरा हुआ है। तो ब्रिक्स की करेंसी आएगी तो उसको भी कंपेयर किया जाएगा डॉलर से। तो तय हुआ कि नहीं, डॉलर से नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे? तो ये हुआ कि 40% गोल्ड के वैल्यू से करेंगे इन ब्रिक्स के देशों, और इसके साथ जो मेंबर जुड़ेंगे उन देशों के पास गोल्ड कितना रिजर्व है, तब सोना कितना है, और बाकी 60% उन देशों की करेंसी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से जोड़ेंगे। तो 40% गोल्ड और 60% उन देशों की जो ब्रिक्स के सारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी करेंसी के वैल्यू के हिसाब से ब्रिक्स की वैल्यू तय की जाएगी। अब इसके लिए ज़रूरी है कि फिर तो गोल्ड हो। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अचानक 2017 के बाद से ही इंडिया गोल्ड को रिजर्व करने के पीछे पड़ गया। सोने का भंडार, अभी लास्ट ईयर 2024 में इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 2 पे था जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर इसी तरीके से गोल्ड इंडिया, रशिया, चाइना, ये सब ब्रिक्स के मेंबर हैं, जमा करते गए तो 40% तो गोल्ड के हिसाब से ही वैल्यू हो जाएगी आपकी करेंसी की, 60% देश की अपनी इकोनॉमी और उनके हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से। तो डॉलर को मात देने के लिए फिर काफ़ी हो जाएगा। और यहीं अमेरिका के कान खड़े हो गए कि ये देश गोल्ड को क्यों इतना जमा कर रहे हैं। अगर इस वक्त गोल्ड के आप वर्ल्ड के देखें किन किन देशों में सबसे ज़्यादा, अगर टॉप 8 कंट्री देखें जिनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, पहले नंबर पे है अमेरिका, इसके पास 8133 टन सोना है। जर्मनी के पास 3035 टन। तीसरे नंबर पर इटली है 2451, 3351 है जर्मनी का, और इटली नंबर 3 पर है 2451 टन। चौथे नंबर पर फ्रांस 2436, पाँचवें नंबर पर रशिया है 2335 टन। फिर छठे नंबर पर चाइना है 2264 टन। सातवें नंबर पर जापान है 845 टन, और आठवें नंबर पर हम हैं इंडिया 840 टन, 840 टन गोल्ड हमारे पास है। तो अब अगर इसमें आप चाइना, रशिया, इंडिया इन सबको मिला दें तो गोल्ड के ठीक ठाक जो रिजर्व है वो हो जाएगा। अब इस गोल्ड से फिर क्या लेना देना, डॉलर को क्या खतरा है और इस ब्रिक्स की करेंसी से क्या खतरा है? तो यह एक दूसरी चीज़ भी है। 11 जुलाई 2022 को इंडिया ने ऐलान किया था कि अब हम, इंडिया जो है ट्रेड करेगी दुनिया के देशों से इंडियन करेंसी में करेगी, यानी रुपीज़ में। अभी तक हम डॉलर में करते हैं और बहुत सारे देश इसके लिए तैयार हो गए। कई देशों ने तो अपने देश के बैंक के ब्रांच इंडिया में भी खोल दिए। तो अब अगर इंडिया ये कह रही है कि हम ट्रेड करेंगे इंडियन करेंसी में, तो सीधे सीधे डॉलर को चैलेंज दिया कि भाई हम डॉलर से नहीं करेंगे, तो अमेरिका तो तिल मिलाएगा ही। अब डॉलर में ट्रेड करने में बड़ा नुकसान भी होता है। आप मान लीजिए अगर रशिया से ही कुछ ले रहे हैं, ईरान से तेल ले रहे हैं, तो अब जितने का तेल है डॉलर के हिसाब से देंगे तो डॉलर का एक्सचेंज रेट भी देंगे, वो एक्स्ट्रा पैसा पड़ता है। जैसे हम ही लोग अगर किसी को यूएस पैसा भेजना होता है, 86 रुपये का डॉलर है, तो हम जब बैंक से उसको ख़रीद कर भेजते हैं तो 1 रुपया वो ख़रीदने और 1 रुपया बेचने का लग जाता है अलग, तो हमें 86 का 88 पड़ जाता है, तो महंगा है। इंडियन करेंसी में होगा तो एक्सचेंज रेट बच गया, कोई मतलब नहीं, हमारे बहुत पैसे बचेंगे, करोड़ों अरबों रुपए। अब इंडिया और ब्रिक्स अगर अपनी करेंसी लाती है तो फिर ये डॉलर और इसमें अमेरिका और बाकी चीज़ों का क्या मतलब, जो मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंडिया ने जो अभी 2022 में कहा कि हम अपनी करेंसी से ट्रेड करेंगे और ब्रिक्स अपनी करेंसी लाना चाहता है, डॉलर की मोनोपोली को ख़त्म करना चाहता है, ये हवा में नहीं है। पता नहीं आप में से कितनों को पता है नहीं, एक वक्त था जब इंडियन करेंसी की ये वैल्यू थी कि जो मिडिल ईस्ट के देश थे वहाँ इंडियन रुपीस चलता था।
मतलब हमारे जो रुपए थे वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं चलते थे, बल्कि इंडियन करेंसी गल्फ़ में भी चला करते थे। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी अपने यहाँ, तो ये मिडिल ईस्ट के देश भी अंग्रेज़ों के ही अंडर थे सब। तो फिर हमें आज़ादी मिली 47 में। 47 में आज़ादी मिलने के बाद मिडिल ईस्ट के ये देश भी आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी के बावजूद तब भी उन्होंने अपनी करेंसी नहीं बनाई, बल्कि वो इंडियन रुपीस को ही अपनी करेंसी मानते थे। ओमान, यूएई पूरा, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब जगहों पर इंडियन रुपीस चलते थे। 19 आज़ाद हुए हम 47 से लेकर 60 तक इंडियन करेंसी चल रहे थे। मतलब ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सोचिए, इन देशों में हमारा भारतीय रुपया चलता था, तो उस वक्त रुपए के क्या वैल्यू था। अब अगर ब्रिक्स की करेंसी अपनी आ जाती है तो फ़र्क क्या पड़ेगा अमेरिका के डॉलर का। ब्रिक्स के जो देश हैं वो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, 37% जीडीपी सिर्फ इन ब्रिक्स के कंट्रीज़ के आते हैं। चाहे ब्राज़ील हो, रशिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, ईरान हो, या फिर यूएई, इजिप्ट या इथोपिया जैसे मेंबर जो इसमें बुलाए गए थे। 37% जीडीपी इन सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के हैं, बाकी के 63% पूरी दुनिया के हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है 45% आबादी इन्हीं ब्रिक्स के देशों में आती है। अब उसमें सिर्फ इंडिया और चाइना वैसे ही है जो 1/3 आबादी ले जाती है। तो ब्रिक्स का फिर दबदबा कितना होगा, इंडियन रुपीस से ट्रेड करने से डॉलर का क्या होगा। अब यहीं गोल्ड जमा करना, ब्रिक्स की करेंसी में साथ देना और इंडिया का ये ऐलान कि इंडियन करेंसी में हम ट्रेड करेंगे, अमेरिका इससे तिल मिलाया हुआ है और इंडिया के लिए एक ख़तरा है। अब कैसे, इसके लिए 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कर्नल गद्दाफी आपको याद होंगे, लीबिया 2011 में नाटो फोर्सेस ने लीबिया पर हमला किया, कर्नल गद्दाफी मारे गए और फिर उसके बाद से आज तक लीबिया एक अच्छा खासा जो देश जहाँ ठीक ठाक पैसे थे, कंगाली और गरीबी में अब जी रहा। लीबिया पर हमला करके नाटो देश ने इसलिए कर्नल गद्दाफी को सत्ता से हटाया, ये कहा गया मानवाधिकार का उल्लंघन, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, बहुत सारी चीज़ें इल्ज़ाम लगाए गए। सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि कर्नल गद्दाफी ने वही काम किया था जो अब ब्रिक्स और अभी इंडिया ने किया कि हम इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे। कर्नल गद्दाफी ने एक अपना गोल्ड दीनार लाने का ऐलान कर दिया था, लीबियन गोल्ड दीनार, और इस लीबियन गोल्ड दीनार को वो अपने दोस्त कंट्री के साथ ट्रेड में इस्तेमाल करना चाहता था डॉलर की जगह पर। अब उस वक्त कर्नल गद्दाफी जो है वो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे और उसमें नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, अंगोला ये सब साथी थे। तो ये हुआ कि अब डॉलर से कुछ नहीं, हम तेल वेल खरीदेंगे बेचेंगे, अब सिर्फ एक नया हम करेंसी ला रहे हैं और उस करेंसी का नाम होगा लीबियन गोल्डन दीनार। अब इसका लाने का मतलब था कि ये सारा तेल, ये वो सारा खेल, डॉलर का रुतबा कब। जैसे ये बात अमेरिका को पता चली और फिर ये पता चला कि लीबिया ने करीब 150 टन गोल्ड, सोना जमा कर रखा है और चांदी भी। तो जब 150 टन गोल्ड जमा कर लिया और चांदी भी, और फिर लीबियन गोल्ड दीनार लॉन्च करने जा रहा है, डॉलर से ट्रेड नहीं होगा तो डॉलर का रुतबा कम होगा, अमेरिका की दादागिरी कम होगी, उस इलाके में रुतबा कम होगा। अमेरिका को मौका चाहिए था। अमेरिका ने कर्नल गद्दाफी पर ह्यूमन राइट वायलेशन, बाकी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद लीबिया में कर्नल गद्दाफी का सत्ता पलट गया। आज लीबिया बुरे हाल से जी रहा है। क्यों? क्योंकि लीबिया ने सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर को चैलेंज कर दिया था कि हम अपनी करेंसी लाएंगे, उसी में अब ट्रेड होगा, डॉलर में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल उससे पहले का, इराक, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन के ऊपर ये था कि वहाँ पर मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, केमिकल वेपन है, ये सारी चीज़ें अमेरिका बार बार इल्ज़ाम लगाता रहा, कई टीमें गई, आज तक कोई हथियार इस तरह के मास डिस्ट्रक्शन वेपन इराक से नहीं मिले। लेकिन फिर भी इराक पर हमला हुआ, सद्दाम हुसैन को ढूंढा गया, फिर अमेरिका की निगरानी में वहाँ कोर्ट बैठाई गई फर्जी टाइप, और फिर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन के ऊपर मास डिस्ट्रक्शन वेपन रखने का इल्ज़ाम जो था वो एक झूठ सा इल्ज़ाम था। कहानी असल में वहाँ भी वही थी। जब सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया और
सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। उससे ठीक पहले 24 सितंबर जब ये सब कुछ हुआ और हमला किया वहाँ भी नाटो ने, उससे 3 महीने पहले की बात है जब इराक पर हमला हुआ था। 24 सितंबर 2000, 24 सितंबर 2000 की बात है। सद्दाम हुसैन ने एक अपनी सरकारी मीटिंग बुलाई कैबिनेट की, और उस मीटिंग में ये फैसला किया कि अब वो अपने तेल को डॉलर में नहीं बेचेगा बल्कि यूरो में बेचेगा, यूरोपियन करेंसी जो थी। अब डॉलर से कोई लेन देन नहीं होगा। जितने हैं अमेरिकन बैंक में डॉलर रिजर्व थे इराक के, उन सब डॉलर को उसने निकाल कर सद्दाम हुसैन ने कन्वर्ट कर दिया था यूरो में, और गोल्ड का भी स्टॉक था। तब ये हुआ कि डॉलर से ट्रेड नहीं होगा, यूरो से होगा। डॉलर का बैकआउट, डॉलर का रुतबा फिर खतरे में, अमेरिका फिर तिलमिलाया। अब क्या करे? तो एक बहाना कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, केमिकल वेपन है, लोगों के ऊपर वहाँ जुल्म हो रहा है, तानाशाही है। नाटो फोर्स के ज़रिए इराक पर हमला हुआ और उसके बाद सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। आज इराक बदहाल है, गरीबी चरम पर है। सेम एक तीसरा कंट्री था वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक चुनाव हुआ और उसमें जो अमेरिकी समर्थक था वो हार गया। अमेरिका चाहता था उसी को, जो नया चुना गया उन लोगों की पसंद का। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधे सीधे बैन लगा दी कि इस वेनेजुएला से कोई भी ट्रेड नहीं होगा और ये डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता। अब वेनेजुएला की करेंसी रद्दी का वो बन गया, भूखमरी आ गई, कंगाली आ गई, क्योंकि कोई भी उससे ट्रेड नहीं कर रहा, कोई भी डॉलर वो यूज़ नहीं कर सकता, उसके डॉलर पे पाबंदी भी लगा दी गई सब। अब उसकी अपनी करेंसी से बेचारा दुनिया के देश से क्या खरीदेगा? दुनिया के देश से कुछ खरीदने के लिए डॉलर ही 96% ट्रेड में यूज़ होता है। वेनेजुएला की करेंसी कौन लेगा? इंडिया भी नहीं लेगा। तो जब वेनेजुएला फिर अमेरिका की पसंद की सारी चीज़ें हुई, ये सैंक्शन हटा, तो ये सारी गुंडागर्दी चलती आई। अब सवाल ये है कि जब ब्रिक्स ने ऐलान कर दिया हम ब्रिक्स करेंसी लाएंगे, इंडिया ने 2022 में कह दिया कि हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे, तो अमेरिका को तो तिल मिलाना है। अगर गलती से आ गया तो सोचिए डॉलर और पेट्रो डॉलर, जो पेट्रोल कच्चा तेल खरीदने के लिए है, उसका हाल क्या होगा। और एक बार डॉलर गिर गया तो अमेरिका का क्या हाल होगा। फिर क्या अमेरिका इस तरह की गुंडागर्दी करेगा? अमेरिका की दादागिरी चलेगी? अमेरिका जिस देश में घुस कर जो मनमानी करता है वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रिक्स एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया को जो अपनी रुपीज़ से ट्रेड करना है कोई अनहोनी नहीं था। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि 50-60 का दौर था जब इंडियन करेंसी की क्या वैल्यू थी। मिडिल ईस्ट के देश में भी इंडियन करेंसी ही चलता था। 47 के बाद, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी उन्होंने यही अपनाया, और ये 60 तक ठीक ठाक चल रहा था इंडियन करेंसी इन सारे देशों में। यूएई और बाकी जो देश हैं, 60 तक हमारा करेंसी चल रहा था। लेकिन फिर अचानक कई चीज़ें हुई और वहाँ से चीज़ें बदली। चीज़ें क्या हुई? 1962 में चाइना के साथ हमारी जंग हो गई। 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई। 1966 में बिहार में एक बहुत बड़ा फ्लड आया, सूखा और तबाही। सूखा जब आया तो अब हर फ्रंट पे एक तो जंग, 3 साल के अंदर 2 बड़ी जंग, फिर सूखा, कहीं बाढ़। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो गया और इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा, तो हमारे ऊपर प्रेशर आया। इस दौरान एक और भी चीज़ हुई कि जब हमारी करेंसी चल रही थी इन देशों में, गल्फ़ के, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब हमारी करेंसी इंडियन रुपीस चलता था इन देशों में। तो एक ही करेंसी थी। तो अब ये हुआ कि इन जगहों से गोल्ड स्मगल होकर इंडिया आने लगा। तब स्मगलिंग का दौर था, तो गोल्ड बहुत आने लगे स्मगलिंग होकर। अब उस गोल्ड के आने से थोड़ा हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी, क्योंकि हमारे यहाँ का गोल्ड का अलग रेट, उधर अलग, तब उस स्मगलिंग को रोकने के लिए जो गोल्ड था, आरबीआई ने कुछ नए रूल बनाए। आरबीआई ने फिर ये कहा कि इस गोल्ड की स्मगलिंग और उसके जो खरीद फरोख्त होता है उससे हमारा नुकसान ना हो। उन्होंने पहली बार अब एक बंटवारा किया। इधर 65-62 की जंग और सूखा हो ही चुका था। अब गल्फ़ के इन देशों के लिए, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत के लिए ख़ास तौर पर एक नई तरह की अब करेंसी छापनी शुरू की आरबीआई ने, जो करेंसी पिंक करेंसी हुआ करती थी, और इसको Z1 सीरीज़ कहा जाता था। इस करेंसी को Z1 सीरीज़ इन देशों के लिए,
ये जो नाम लिया मैंने आपको, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ये शुरू किया। अब इन देशों में जहाँ हमारी करेंसी चलती थी सऊदी अरब शामिल नहीं था, लेकिन सऊदी अरब हर साल हमारे यहाँ से हाजी बहुत जाते हैं हज करने के लिए, तो उस वक्त भी हमारी वैल्यू इतनी थी कि फिर हज पे जो इंडियन जाते थे तो उनके लिए एक और करेंसी शुरू की आरबीआई ने, उसका नाम रखा हज करेंसी। हज करेंसी की वैल्यू ये थी कि जो भी इंडियन हज करने के लिए सऊदी जाता वो हज करेंसी जो होती आराम से रियाल में तब्दील हो जाता, कोई इशू नहीं। तो पिंक करेंसी इस गल्फ के देशों के लिए और हज करेंसी सऊदी अरब जाने वालों के लिए, ये दोनों सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर अचानक ये जो तीन चीज़ें हुई 62, 65 और 1966 में, दो जंग और एक सूखा, हमारी माली हालत ख़राब होती गई। एक्सपोर्ट बंद हो गया, इंपोर्ट हम ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा होने लगा, हमारी जीडीपी गिरी, हमारी गरीबी पीक पर थी और तब रुपए का वैल्यू गिरने लगा। उस वक्त डॉलर, जब ये इससे पहले जो डॉलर का रेट था उस ज़माने में 60 तक 4 रुपये पर डॉलर था, मतलब $1 इंडियन करेंसी में 4 रुपये था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें 66 तक हुई तो फिर रेट बढ़कर 7.5 रुपये पर डॉलर हो गया, यानी 3.5 रुपये गिर गया। अब जब ये गिरा तो इन बाकी देशों को लगा जो अब तक इंडियन करेंसी चला रहे थे कि इस तरह से तो हमारी भी इकोनॉमी डूब जाएगी, फिर क्या करें। तब 1966 में इन देशों ने ये तय किया कि वो अपनी करेंसी चलाएंगे, अपनी करेंसी छापेंगे। 47 से 65 तक ये करेंसी हमारी चल रही थी इन देशों में, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। लेकिन जब हमारी करेंसी गिरी, डॉलर के मुकाबले हम 3.5 रुपये गिर गए अचानक, तो फिर उन देशों ने अपनी माली हालत सुधारने के लिए भारतीय करेंसी को यूज़ करने की बजाय अपने अपने दिनार और दिरहम छापने शुरू किए। ये 66 की बात है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि तीन चीज़ें ना होती, 62 की जंग, 65 की पाकिस्तान से जंग और सूखा, और इंडियन रुपीस की वैल्यू न गिरती कुछ वक्त तक, तो क्या होता। आज शायद दुनिया में डॉलर की जगह इंडियन करेंसी का बोलबाला होता है। कैसे? जब ये सब कुछ हुआ तब तक ये पता नहीं था कि ये जो देश है जहाँ पे इंडियन करेंसी चल रही है, ये सारे देश, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इनके पास तेल का ख़जाना है, तब तक मिला ही नहीं था। जैसे ही ये सारी करेंसी बंद हुई उसके बाद पता चला कि इन देशों में तो तेल के कुएं ही कुएं हैं। और फिर जो तेल का कुआं निकलना शुरू हुआ, इन देशों ने तब तक अपनी अपनी करेंसी निकाल ली, दिरहम और रियाल, दीनार, वो इनकी करेंसी तो सीधे बूम कर गई। अभी अगर हाल आप देखिए, सिर्फ कुवैत का अपना दीनार है, पहले इंडियन रुपीस चलता था। कुवैत के एक दिनार की कीमत हमारी करेंसी में 280 रुपये, मतलब हमारा 280 रुपये, उनका एक दिनार। और डॉलर में अगर देखें तो $3.24 पर कुवैती दिनार है। एक दिनार डॉलर में 3.24। बहरीन का अगर आप देखें, यहाँ भी दिनार चलता है, एक बहरीन दिनारी की कीमत है हमारे इंडियन करेंसी में 229 रुपये और डॉलर में $2.65 पर बहरीन का दिनार। ओमानी रियाल, ओमान में रियाल चलता है, एक ओमानी रियाल की कीमत 225 रुपये है और डॉलर में 2.60, मतलब $2 2.60 एक ओमानी रियाल की कीमत है। उसी तरह से जॉर्डन का जो दिनार है, एक दिनार जॉर्डन के 121 रुपये का वैल्यू है और डॉलर में 1.41 का वैल्यू है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर इसी सारी चीज़ें करेंसी इंडियन करेंसी होती और उसके बाद ये तेल का ख़जाना मिल जाता, तो फिर इंडियन करेंसी का दबदबा कहाँ होता। शायद डॉलर कहीं टिकता नहीं, लेकिन कुछ बदनसीबी, ऐन वक्त पे रुपए का वैल्यू गिरना, ये जंग, ये सूखा और ये सारी चीज़ें, इन्होंने हमारी करेंसी को एक तरह से उभरने का मौका नहीं दिया। लेकिन ये मुमकिन है, पास्ट में ये हो चुका है कि इन देशों में इंडियन रुपीस चला और इसीलिए अब ये तय किया गया कि 2022 में जो कि अब भारत रुपए में ही ट्रेड करेगा। ऊपर से ब्रिक्स के देशों ने कहा कि अब हम ब्रिक्स की अपनी करेंसी लाएंगे,
तो अगर ब्रिक्स की करेंसी आ गई, दुनिया की 45% पॉपुलेशन ब्रिक्स के देशों, जो मेंबर देश हैं, उनके तहत आता है। 37% जीडीपी ब्रिक्स के देशों में आता है। तो अगर सारा लेन देन व्यापार और इंडियन करेंसी में होने लगा तो डॉलर कहाँ जाएगा? और एक बार डॉलर गिर गया तो फिर क्या होगा? तो अमेरिका को हमेशा ये खतरा रहता है कि किसी तरह से डॉलर की ताकत कम ना हो। जिन जिन देशों ने डॉलर की ताकत को कम करने की कोशिश की, मैंने 2 देश का तो एग्जाम्पल आपको सीधे सीधे दिया। लीबिया के कर्नल गद्दाफी, इराक के सद्दाम हुसैन, दोनों का क्या हश्र हुआ और उस देश में तख्ता पलट हो गया। तो जब जब डॉलर पर आ जाएगी, अमेरिका इसी तरह की हरकत करेगा। और अमेरिका की दादागिरी ही ये डॉलर और पेट्रो डॉलर पर है। अगर इसकी ताकत कम हो गई और दुनिया में इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर कोई और करेंसी उभर कर आ गई, उसी दिन अमेरिका की दादागिरी खत्म। और ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। अब आने वाले वक्त में कोशिश यही हो रही है कि डॉलर को ख़त्म करने के लिए, या डॉलर की ये जो घमंड है उसको कम करने के लिए कुछ पैरेलल इंटरनेशनल करेंसी आए जो टक्कर दे सके। अभी तक डॉलर है या फिर पाउंड्स है, जिससे दुनिया में ट्रेड होता है, या फिर एक जर्मन का है, जापानी येन भी है। लेकिन डॉलर 96% ट्रेड का पार्ट रहता है। और जिस देश में डॉलर रिजर्व बैंक जो रखता है, वो देश ट्रेड के लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि उनकी माली हालत का अंदाज़ा ही लगाया जाता है कि कितने डॉलर हैं और कितने गोल्ड हैं। तो इंडिया ने जो गोल्ड का स्टॉक जमा करना शुरू किया है, ये अमेरिका को अब खटक रहा है, क्योंकि उससे डर है कि कहीं इस गोल्ड के ज़रिए इंडिया और ब्रिक्स के देश इतने पावरफुल ना हो जाए कि अपनी करेंसी लाए और उस करेंसी के ज़रिए सीधे सीधे डॉलर को टक्कर दे दें या पीछे छोड़ दें। चाइनीज़ करेंसी जो है युवान, वो इस वक्त वो भी बहुत पावरफुल है और अमेरिका को उससे भी खतरा है, और चाइना ब्रिक्स का मेंबर भी है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है ट्रम्प का यही रवैया रहा तो एक बार डॉलर पे चोट पहुंची तो फिर ये सारी दादागिरी, गुंडागर्दी, ये सब खत्म, और अमेरिका से जो सुपर पावर का एक तमगा है वो भी लगभग छिन जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज जगदम्बा थलवाल, इनका बर्थडे है। तो जगदम्बा जी हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। और ये अजय बागियाल जी ने भेजा, उनकी सासू माँ है। साथ ही मोहम्मद तौहीद भवानी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तौहीद। अनिल सिंह का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनिल। और ये भेजा है गुरविंदर ने। चौधरी अनूप, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अनूप साहब। नवल कुमार ने भेजा है। सुब्बा राव, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुब्बा राव जी। ये भेजा है निहाल ने, सॉरी मिथाली ने, मिथाली जी के हस्बैंड ने सुब्बा राव। इम्तियाज़ बेग, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इम्तियाज़ जी। भेजा है नसीम बानो ने। इसके अलावा शौकीन पुरोहित, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे शौकीन जी। भेजा है निहाल ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। वैसे कल संडे है, रात 11 बजे आज तक पर आप टाइम कहानियाँ विश्राम चाहें तो सुन देख सकते हैं। तो मंडे तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।